हिंदी क्षितिज कक्षा 10 पाठ स्वयं प्रकाश के द्वारा रचित। स्वयं प्रकाश लेखक हैं। हिंदी साहित्य में ये महान कवि हैं जो इनका जन्म 1947 में इंदौर में हुआ था। वैसे तो इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पढ़ाई की थी। औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश जी बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते और वहीं वसुधा मैगजीन पत्रिका का संपादन करते रहे। 8वें दशक में उभरे 8वें दशक लगभग 80 वर्ष, एक दशक 10 वर्ष का होता है। उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं। इनके 13 कहानी संग्रह हैं जिनका साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अधिकतर इनकी कहानियाँ मध्यम वर्गीय जीवन का आकलन ही है। मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश जी की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है। तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय, लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार है इनकी आवाज़ में। जो ये भेदभाव हो रहा है एक दूसरे के प्रति, उसके विरुद्ध में आवाज़ है। रोचक किस्सा गोई शैली में, जैसे कोई किस्सा कहानी सुनाता हो, इसको किस्सा गोई शैली कहते हैं। उस शैली में इन्होंने बड़ी सुंदर कहानियाँ लिखी हैं जो वास्तव में पाठक के मन मस्तिष्क को अपनी ओर खींच लेती हैं। इनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा की समृद्ध हैं, यानी जो वाचने में अच्छी लगती हैं, जिनमें हमारा मन लगता है। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, और इन सब से प्रेम करने तथा समृद्धि के प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा जो शीर्षक पाठ है, ये कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने तरीके में सहयोग करती है। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। देखें कहानी नेताजी का चश्मा। मुख्य पात्र हालदार साहब। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले से कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान जिसे बाजार कहा जा सके, वैसा था। कस्बा यानी एक छोटा सा शहर। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था। एक सीमेंट का छोटा कारखाना था जहाँ सीमेंट बनाया जाता था। 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे, खुले हुए सिनेमा घर। ऊपर से छाया है, नीचे से कुछ नहीं, खुले हुए सिनेमा घर। 1-2 तो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा देती थी, कभी कोई पेशाब घर बनवा देती थी, कभी कोई चबूतरे का निर्माण करवा देती थी, कोई कवि सम्मेलन करवाती थी, कई धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सब आयोजन कराती रहती थी। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि इसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत का अनुमान उपलब्ध बजट से भी कहीं ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय उहापोह मचा रहा कि कैसे इस मूर्ति का निर्माण करें, किस तरह से इसको किया जाए। उसमें विविध प्रकार की चर्चाएँ चलती रहीं। चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, बोर्ड की
शासन विधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया कि भाई जो भी मूर्ति को देखेगा वो कोई स्थानीय कलाकार ही हो। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे कि हाँ हम 1 महीने में ये पूरा निर्माण करवा देंगे। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, मार्बल की थी। टोपी की नोक से कोट तक के बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, ज़्यादा नहीं, जिसे कहते हैं बस्ट। बस्ट होती है जिसमें छोटा सा हिस्सा, ऊपरी हिस्सा भर फोटो मंच पर लगा रहता है, पेडेस्टल पर मंच पर लगा रहता है, और इसे बस्ट कहा जाता है, जो लगभग 2 फुट से ज़्यादा की नहीं होती। और सुंदर थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसन, ये कवि की अभिप्राय है उनके प्रति। फौजी वर्दी में थे, मूर्ति को देखते ऐसे लगता था जैसे कह रहे हैं कि दिल्ली चलो वाला नारा गूंज रहा है, ऐसा उनकी प्रतिमा को देखने से लगता था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी, देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजर रहे थे तो चौराहे पर पान खाने के लिए रुके। हालदार साहब एक सरकारी कर्मचारी थे जो वहाँ से गुजरा करते थे। उन्होंने पान खाने के लिए वहाँ रुके तो नेताजी की मूर्ति को देखा और उसे लक्षित किया। उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की है लेकिन चश्मा रियल, उस पर रियल चश्मा लगा हुआ था। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कौन लगा देता है मूर्ति को। नेताजी को बड़ा प्रसन्नता हुई अंदर से। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते ही रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए कि कम से कम उनने एक स्वतंत्र सेनानी, महान देश के स्वतंत्र सेनानी की मूर्ति के ऊपर चश्मा लगाया है। ये उनके अच्छे प्रयास हैं, अच्छी सोच है। महत्व मूर्ति के रंग, रूप और कद का नहीं है, इस भावना का है। वरना तो देश की भक्ति आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। जिन अमर शहीदों ने अपने बलिदान दिए हैं देश को अच्छा बनाने के लिए, उनके जीवन और उनको कोई याद भी नहीं करता है। 1-2 दिन याद कर लिया, छोड़ देते हैं। हमें ऐसी महान लोगों की कैलेंडर, मूर्तियाँ अपने घर में लगाना चाहिए, जिससे हमारे मन में एक देश भावना के प्रति ओजस्व हमेशा बढ़ता रहे। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में भी सोचते रहे। उनका दिमाग, मन, मस्तिष्क मूर्ति पर ही घूमता रहा और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय कहा जाना चाहिए। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा था। पहले मोटे फ्रेम वाला, अब चकोर चश्मा है। अब तार के गोल फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब को कौतुक और बड़ा, आश्चर्य बड़ा। भाई क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। यहाँ के लोगों के विचार बहुत अच्छे हैं। तीसरी बार फिर नया चश्मा। हालदार साहब की आदत पड़ गई कि हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुककर पान जरूर खाते थे और मूर्ति को ध्यान से देखते थे। उनकी उस मूर्ति के प्रति उनका आकर्षण बढ़ गया था। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, इनके आश्चर्य उन्हें पता ही लगाएं कि आखिर बात क्या है, ये चश्मा कौन लगाता है, क्यों लगाता है, क्या है। तो उनका कौतूहल जब दुर्दमनीय हो चुका, यानी वो अब उनकी सहनशीलता की पराकाष्ठा खत्म हो गई, तो उन्होंने कहा इसका पता लगाएं और पान वाले से पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। काला, मोटा, खुश मिजाज आदमी था।
हालदार साहब का प्रश्न सुनकर उसकी आंखों ही आंखों में बहुत हंसा। उसकी थोंद तिरकी, हंसने के कारण से उसकी थोंद भी हिलने लगी। बैठे बैठे पान लगाना, इसलिए बैठे बैठे उनकी थोंद भी निकल आई थी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी, उसके जो दांत हैं पान से रंगे हुए थे इसलिए लाल हो गए, और उसकी बत्ती से उसके किनारे किनारे पर काला काले निशान बन गए थे। तो लाल काली बत्ती सी यानी दांत 32 होते हैं, और दांतों के पूरे ग्रुप को 32 कहा जाता है। दिखाकर कैप्टन चश्मे वाला करता है। ये कह दिया पान वाले ने कि ये कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। अरे चश्मा चेंज करता है। पान वाले ने फिर समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज करता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। अरे कोई ग्राहक आ जाता है, आ गया समझो, तो उसने अपना नेताजी वाला चश्मा पसंद आ गया तो उसने वो दे दिया और अपनी दुकान से निकाल कर दूसरा लगा दिया, क्योंकि वह दुकान भी यहीं लगाता है, और दुकान लगाने का मतलब ही यही है कि नेताजी को एक चश्मा लगा देता है, जिससे उसकी देश के प्रति भावना भी बढ़ती, और ख़रीदारों को वो पसंद आ गया तो वो उसने दे दिया और उसने दूसरा लगा दिया, और वहाँ उसे अपनी दुकान लगाने को मिल जाती, क्योंकि वो तो एक ऐतिहासिक स्थल है, और ऐतिहासिक स्थल पर किसी का स्वामित्व तो होता नहीं है, इसलिए वो अपनी दुकान वहाँ लगाया करता था। अब हालदार साहब की बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम है कैप्टन, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है उसकी आत्मा को, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है, ऐसा उसके मन में लगता है। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में से उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, यानी उसे उसी फ्रेम अच्छा लग जाता है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन साहब चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम स्वतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देते हैं, और बाद में नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा फिट कर देते हैं। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। हालदार साहब मन में सोचकर प्रसन्न रह गए। लेकिन भाई एक बात अभी से मेरी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? मूर्ति में क्यों नहीं है? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था, और दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ अधिक थी। फिर आंखों ही आंखों में हंसा, फिर उसकी थोन थिरकी, उसमें कंपन हुआ, वाइब्रेशन हुआ। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी, पान के रस को थूका, और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया है। जिसने भी इस मूर्ति को बनाया वह मास्टर चश्मा बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी यह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा था, मूर्तिकार मास्टर साहब मोतीलाल। वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा जैसे बनाया होगा बनाया जाए कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया कि चश्मा कैसा बनाया जाए, या कोशिश की होगी, असफल रहा होगा। यह बनाते बनाते कुछ और बारीकी से चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, क्या बात है। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लगा। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले को देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक हो गए। उन्हें चश्मे वाले की देश के प्रति जो भावना थी, उस भावना के आकर्षण से वो उस पर नतमस्तक हो गए, उसको अपना सिर झुका दिया। चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही है। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा।
फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या फौज में होगा। क्योंकि वो चश्मे वाले को जानता था, वो एक पैर से लंगड़ा था और दुकान चलाता था। पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। इस तरह से उपेक्षात्मक दृष्टि से, उपेक्षात्मक सोच के साथ पान वाले ने चश्मे वाले का चित्रण हालदार साहब से किया। जबकि संसार में किसी को भी उपेक्षात्मक प्रवृत्ति के अंतर्गत नहीं लाना चाहिए। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए, मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि कैसा ये दुकान चलाता है और किस तरह से बोल रहा है। एक बेहद बूढ़ा मरियल से लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों में काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची यानी संदूक बॉक्स और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए चश्मे लिए अभी तक एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी भी लगाता है और अंत में नेताजी के चश्मे के पास वो अपनी दुकान सेट कर लेता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या कहीं इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप पर बैठकर चले गए। अधिकारी बढ़ गए, ज़्यादा लेट नहीं हो सकते हैं। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में इस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति के बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा जरूर होता। इस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए इस तरह से हालदार साहब का उस चश्मे के प्रति आकर्षण हमेशा रहता। जब भी वो उस रास्ते से गुजरते तो नेताजी की मूर्ति को जरूर देखते जाते थे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई चश्मा नहीं था। नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिर से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा इस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उस कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आ गया था कि अब तो मूर्ति पर कोई चश्मा होगा नहीं और कस्बे की हृदय में सुभाष की प्रतिमा अवश्य थी प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, ऐसा वो पहले से ही सोच रहे थे, क्योंकि मास्टर चश्मा बनाना भूल गया था और कैप्टन मर गया है। अब किसको परवाह पड़ी है जो मूर्ति पर चश्मा लगाए। सोच लिया कि इस बार रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे नहीं, सीधे निकल कर जाएंगे। ड्राइवर से भी कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं है, आज बहुत काम है। जबकि था चिंतन तो उसी मूर्ति का ही था। पान आगे कहीं खा लेंगे, लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही एक बार मूर्ति की ओर जरूर चली गई। हर बार की तरह कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी,
ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की ओर लपके और ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं कि अभी भी देश में राष्ट्रभक्तों के प्रति भावना बची हुई है। उनका मन प्रफुल्लित हो गया। एक मूर्ति को विषय बना करके स्वयं प्रकाश जी ने देश के स्वतंत्र सेनानियों के प्रति जो मानवीय कर्तव्य होते हैं और उन कर्तव्यों के से जो देश के अमर शहीदों के प्रति हमारी संवेदनाएं होती हैं, उनका बड़ा सटीकता से सजीव चित्रण किया है, जो वास्तव में हालदार साहब जैसे भावुक इंसान जो देश प्रेम और राष्ट्र भक्तों के प्रति असीम श्रद्धा को प्रकट करते हैं। पाठ हमें यही संदेश देता है कि जिनकी खातिर आज हम स्वतंत्र सांस ले रहे हैं, एक स्वच्छंद जीवन जी रहे हैं, उनको याद करना ना भूलें, उनके प्रति कृतज्ञता बनाए रखें, उनके प्रति कृतज्ञ ना हों, क्योंकि हमारा वजूद उन्हीं की अस्मिता के कारण आज हरा भरा है। जय हिंद, जय भारत।